नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म लर्न नर्सिंग कंसेप्ट के अंदर। जी हाँ दोस्तों, वीडियो की इस कड़ी के अंदर हम पढ़ रहे थे एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन। जी हाँ दोस्तों, आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एमसीक्यू सीरीज हम पढ़ रहे थे। आने वाले जो भी एग्जाम्स हो, नॉर्सेट हो, पीजीआई चंडीगढ़ के हो, पीजीआई संगरूर के हो, ऑल स्टेट के सीओचे के हो, या और भी हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रहते हैं उनके रिगार्डिंग हेल्पफुल होने वाले क्वेश्चंस जो बार बार पूछे जाते हैं, पूछे जाने की संभावना होती है, या जिनका जानना हमारे लिए ज़रूरी होता है, हम यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कुछ करेंगे जो हम बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। एक क्वेश्चन के अंदर 4 ऑप्शन होते हैं, तो हम यहाँ पर एक को सही करेंगे और 3 को गलत करेंगे। अब सही क्यों है और गलत क्यों है ये भी हम डिफ्रेंशिएट यहाँ पर करेंगे, पूरा कंप्लीटली रिलेशन के साथ में डिस्कस करेंगे। माइनर से क्वेश्चन, छोटे छोटे एनाटॉमिकल क्वेश्चन जो एक लाइन सिंगल लाइनर के होते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, वो भी हम यहाँ पर डील करेंगे। जैसे जैसे सेशन हमारा आगे बढ़ेगा और आपका रिस्पॉन्स मिलेगा, उसके रिगार्डिंग आने वाले और भी टाइम के अंदर हम एनक्लेक्स पैटर्न के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो मल्टीपल टाइम्स पूछे जाते हैं और एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको अपने थ्योरेटिकल पोर्शन को मजबूत करना है। थ्योरी पर आपकी सब्जेक्ट की थ्योरी पर पकड़ मजबूत बनानी है, तभी अगर आपकी थ्योरी मजबूत रहेगी तभी आप आने वाले सभी क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे, क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन से ही क्वेश्चन बनते हैं और कंसेप्ट हमेशा थ्योरी के अंदर होता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करें, उससे पहले आपकी थ्योरी भी मजबूत होना ज़रूरी है। थ्योरी मजबूत होने के बाद में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करें, उसके कंसेप्ट को समझें, कवि के भाव को समझें, सवाल के अंदर न उलझे, ऑप्शन के अंदर न उलझे, है ना। जो भाव होता है ये देखें कि सवाल क्या क्या रहा है। तो आज के सेशन के अंदर हमारा जो पहला एमसीक्यू है वो हम डिस्कस करते हैं, और पहला एमसीक्यू ये रहा आपके सामने। पहला सवाल कह रहा है प्यारे दोस्तों, अ मेजर कॉजेटिव एजेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर पेप्टिक अल्सर। सवाल कह रहा है ऐसा कॉजेटिव एजेंट, एक बहुत बड़ा कॉजेटिव एजेंट जो रेस्पॉन्सिबल होता है आपके किसके लिए, पेप्टिक अल्सर के लिए। किसके लिए, पेप्टिक अल्सर के लिए। पेप्टिक अल्सर जो होता है उसको आप गैस्ट्रिक अल्सर के नाम भी जानते हो। पेप्टिक अल्सर को क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर। गैस्ट्रिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर के नाम से भी जानते हो पेप्टिक अल्सर को। ये जो पेप्टिक अल्सर होता है प्यारे दोस्तों, ये आपके स्टोमक जो होता है, लेट्स सपोज ये आपका इसोफेगस, ये आपका स्टोमक हो गया, और यहाँ पर स्टोमक की जो लाइनिंग्स होती है, यहाँ पर कुछ छोटे छोटे अल्सर फॉर्म हो जाते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर या पेप्टिक अल्सर। अब इन्होंने पूछा है कि इसका कॉजेटिव एजेंट क्या रहता है, मतलब कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो बैक्टीरिया होता है। तो ऑप्शन ए कह रहा है ई कोलाई, ऑप्शन बी कह रहा है स्ट्रेप्टोकोकस, ऑप्शन सी कह रहा है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, और ऑप्शन डी कह रहा है आपका स्टेफाइलोकोकस। बहुत लोग यहाँ पर सही जवाब दे रहे हैं हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, और ई कोलाई जो होता है ये यहाँ पर गलत आंसर बनेगा। स्ट्रेप्टोकोकस बिल्कुल भी यहाँ पर गलत जवाब बनेगा, और हेलिकोबैक्टर पाइलोरी ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो होता है यहाँ पर गैस्ट्रिक अल्सर करने का कारण बनता है। हेलिकोबैक्टर और स्टेफाइलोकोकस भी यहाँ पर गलत आंसर बनेगा। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो होता है दोस्तों, इसको अपन एच पाइलोरी के नाम से भी जानते हैं। इसको क्या कहते हैं, एच पाइलोरी शॉर्ट में जानते हैं। ये जो एच पाइलोरी होता है ये आपका ग्राम नेगेटिव होता है ना, क्या होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। और ये क्या करता है, यहाँ पर आपकी पेप्टिक अल्सर कॉज करता है। जब स्टोमक के अंदर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है, जब इस अल्सर की कांटेक्ट में आएगा तो यहाँ पर सीवियर बर्निंग होगी और बहुत ज़्यादा पेन होगा। पेन के कैरेक्टरिस्टिक अलग रहते हैं। अब जब इस डिजीज़ को डायग्नोज करते हैं तो एक टेस्ट बार बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है, उस टेस्ट को नाम देते हैं यूरिया ब्रेथ टेस्ट। क्या बोलते हैं, यूरिया ब्रेथ टेस्ट। यूरिया ब्रेथ टेस्ट क्या होता है, एक पेशेंट को कुछ सब्सटेंस ओरली दिया जाता है, और वो सब्सटेंस क्या करता है, आपकी बॉडी के अंदर जाकर यूरिया का हाइड्रोलाइज कर देता है ना। जो आपका यूरिया का फॉर्मेशन होता है लिवर के द्वारा, उसको हाइड्रोलाइज करता है। हाइड्रोलाइज करके उसको किसके अंदर कन्वर्ट करता है, अमोनिया के अंदर। अमोनिया और CO2 के अंदर कन्वर्ट कर देता है। और ये कन्वर्ट करने के बाद में वो इन सब्सटेंस खिलाने के बाद में पेशेंट को एक बलून दिया जाता है, जिसके अंदर पेशेंट को बोला जाता है कि बलून को मुंह के द्वारा इन्फ्लेट करना है। जब पेशेंट उस बलून को इन्फ्लेट करेगा तो उस बलून के अंदर क्या रहेगा, एक हवा जो भरी रहेगी, वो अगर अमोनिया या CO2 की प्रेजेंस वहाँ पर रहती है तो उस टेस्ट को मानेंगे यूरिया ब्रेथ टेस्ट पॉजिटिव। क्या बोलेंगे, यूरिया ब्रेथ टेस्ट पॉजिटिव मानेंगे, जो
इंडिकेट करता है कि पेशेंट को क्या है, पेप्टिक अल्सर, और उसका रीज़न क्या है, आपका हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। जब ये डायग्नोस हो जाएगा तो उसके लिए ट्रीटमेंट की बात करें तो उसके अंदर आपके ट्रिपल थेरेपी दी जाती है। क्या दी जाती है? ट्रिपल थेरेपी। ट्रिपल थेरेपी इसके अंदर क्या होता है कि 3 मेडिसिन मेन काम में ली जाती है। अब वो 3 मेडिसिन कौन सी होती है? इसमें से एक होती है आपकी एंटीबायोटिक्स होती है, 2 एंटीबायोटिक्स होती है, और एक होती है आपके पीपीआई, एंटीबायोटिक्स, और दूसरी होती है आपकी पीपीआई। पीपीआई जो होती है उसको प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के नाम से जानते हैं। एंटीबायोटिक्स जो होती है उसके अंदर आपके अमोक्सिक्लेव, आपके क्लैरिथ्रोमाइसिन, या कभी कभार मेट्रोनिडाजोल के नाम से जानते हैं। और पीपीआई के अंदर आती है आपकी पेंटाप्रोजोल के नाम से आती है। ये जो कॉम्बिनेशन रहता है इसको एक नाम से जानते हैं, है ना, इसको एक नाम से जानते हैं जिसको अपन एचपी किट के नाम से, एक दवाई आती है कॉम्बिनेशन के अंदर, उसको एचपी किट कहते हैं। और ये जो एचपी किट होता है पेशेंट को 7 to 14 डेज, है ना, 7 से 14 दिन करीबन दिया जाता है, जिससे ये बीमारी ठीक हो जाती है ना। तो यहाँ पर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, एच पाइलोरी जो रहता है यहाँ पर पेप्टिक अल्सर का मेन कारण बनेगा। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला सवाल कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट द रिस्क फैक्टर फॉर द डेवलपिंग ड्यूडेनल अल्सर। इनमें से दिए गए फैक्टर में से कौन सा ऐसा रिस्क फैक्टर है जो ड्यूडेनल अल्सर का कारण नहीं बनता है ना। दिए गए फैक्टर में से ड्यूडेनल अल्सर का कारण कौन नहीं बनेगा, ये सवाल ने पूछा है। तो ऑप्शन ए कह रहा है आपका स्मोकिंग, ऑप्शन बी स्ट्रेस, ऑप्शन सी अल्कोहल, एंड ऑप्शन डी इज द एंटीबायोटिक्स। देखिए नॉट पूछा है ना, नॉट। तो देखो कौन सा कारण नहीं है, ये हमको सवाल ने पूछा है। स्मोकिंग, स्ट्रेस और अल्कोहल, ये जो ऑप्शन ए, बी और सी दे रखे हैं, ये तीनों ही इसके कारण बनते हैं ना। आपकी ड्यूडेनल के अल्सर जो होते हैं उसका स्मोकिंग से, स्ट्रेस से और अल्कोहल से फॉर्मेशन होता है, मतलब ये कहीं के रिस्क फैक्टर होते हैं। लेकिन एंटीबायोटिक्स जो होती है वो यहाँ पर आपके ड्यूडेनल अल्सर का कारण नहीं बनती है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा, है ना। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। स्मोकिंग से और स्ट्रेस, अल्कोहल से जो होता है पेशेंट का सिंपैथेटिक एक्टिवेशन होता है, और ये क्या करते हैं, बार बार स्ट्रेस हो गया, स्मोकिंग और अल्कोहल आपकी इरिटेट करते हैं उस म्यूकोजा को। अल्कोहल तो बहुत ही ज़्यादा इरिटेट करता है क्योंकि डायरेक्टली एक्सपोजर होता है। स्ट्रेस जो होता है उससे आपकी कैटेकोलामाइन्स रिलीज होते हैं जो आपकी सिंपैथेटिक और ये जो इस टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है हार्मोन, जो आपके अल्टीमेटली ड्यूडेनल अल्सर का कारण बनते हैं। तो एंटीबायोटिक्स यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। छोटा सा सवाल है जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया। हम मूवमेंट करते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल कह रहा है A client with GERD complains about having difficulty sleeping in night. What should the nurse instruct the client to do? सवाल कर रहा है, एक क्लाइंट है जो आपके किसका है, GERD का, कंप्लेन कर रहा है, उसको डिफिकल्टी हो रही है किसके बारे में, स्लीपिंग एट नाइट, नाइट के टाइम, सोने के टाइम उसको डिफिकल्टी हो रही है। अब आप जो है उसको क्लाइंट को क्या करने के लिए बोलोगे, ये बेसिक सवाल ने पूछा है। तो देखो पहला ऑप्शन कह रहा है स्लीप ऑन द सेवरल पिलो, ऑप्शन बी कह रहा है एलिमिनेट कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम द डाइट, एंड ऑप्शन सी कह रहा है सजेस्ट अ ग्लास ऑफ मिल्क बिफोर स्लीप, एंड ऑप्शन डी कह रहा है टेक एंटासिड्स। क्या जवाब रहेगा? देखो GERD जो होती है, GERD का मतलब होता है आपके गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। इसका क्या मतलब होता है, ये हमारा मान लीजिए स्टोमक होता है, इसोफेगस और ये स्टोमक, तो इसके अंदर क्या होता है, ये आपका जो इसोफेगस होता है, यहाँ पर ये इसोफेगस और स्टमक को जोड़ने वाला एक स्पिंक्चर होता है, एक वॉल होता है जिसको अपन इसोफेजियल स्पिंक्चर के नाम से जानते हैं और कार्डिक स्पिंक्चर के नाम से जानते हैं। और ये इसके अंदर क्या होता है, लूज़ हो जाता है। बेसिकली क्या होता है, लूज़ हो जाता है। जब यहाँ पर ये लूज़ हो जाएगा तो आपका जो स्टमक का जो कंटेंट है वो क्या रहेगा, खाने के बाद में वापस बैक फ्लो होगा। कहाँ पर, आपके इसोफेगस के अंदर क्या होगा, बैक फ्लो रहेगा। और जब ये बैक फ्लो रहेगा तो इसके साथ में और क्या होता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जिसकी पीत सबसे कम होती है, तेजाब के जैसा होता है,
ये भी इसके साथ में रहेगा। जब ये इसके साथ में बैकफ्लो होगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पर बर्निंग कॉज करेगा, यहाँ पर जलन होगा जिसको हार्ट बर्न के नाम से जानते हैं, हार्ट बर्न, पायरोसिस जिसको कहते हैं, पायरोसिस, है ना। तो ये होती है, इस डिजीज को कहते हैं जीआरडी, जिसके अंदर क्या होता है, लूज हो जाता है आपका लोअर इसोफेजियल स्पिंक्चर, है ना। अब इस डिजीज के अंदर क्या करेंगे, पहले अपन ट्राई करेंगे इसको ठीक करने की। तो देखो जीआरडी के अंदर क्या होता है, पेशेंट को जो सजेस्ट किया जाता है कि आप डाइट के अंदर जो होता है फैटी फूड्स हो गया, ये थोड़ा कम इंटेक किया जाता है, क्योंकि फैट जो होती है आपका स्टोमक के अंदर लॉन्ग टाइम के लिए स्टेसिस करती है, रुकती है, और प्रोटीन उससे कम और कार्बोहाइड्रेट सबसे कम रुकता है ना। कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म बहुत जल्दी हो जाता है, तो फैट जो होती है फैटी फूड को अवॉइड किया जाता है। पेशेंट को बोला जाता है कि खाने के बाद में आप लाइंग डाउन नहीं करना होता है, कुछ टाइम के लिए सिटिंग करना होता है, बैठना होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा पेशेंट कुछ टाइम के लिए बैठेगा तो ये स्टोमक कंटेंट आगे फर्दर खाली हो जाएगा और पेशेंट को जो है रिफ्लक्स नहीं होगा। और भी पेशेंट को क्या बोला जाता है कि जो कुछ एंटासिड्स जो मेडिकेशन होती है, आपके प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, पेंटाप्रोजोल जो रहती है, ओमिप्राजोल होती है, लिस्मोपेराजोल, ये जो मेडिसिन रहती है क्या करती है आपके, अच्छा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो HCl होता है इसको न्यूट्रलाइज करती है, और मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हो गया, आपके जो एल्यूमिनियम अमोनियम सल्फेट हो गया, ये क्या करती है, एंटासिड्स होती है, ये इसको न्यूट्रलाइज करती है, क्या करती है, न्यूट्रलाइज। और अल्टीमेटली जब मेडिकेशन से काम नहीं बनता है तो पेशेंट की सर्जरी की जाती है, यहाँ पर इस पिक्चर को टाइट किया जाता है ना, जिसको पाइलोरोटोमी के नाम से जानते हैं। सॉरी, पाइलोरोटोमी जो होती है यहाँ पर लोअर यहाँ पर सर्जरी की जाती है, उसको कहते हैं, है ना। और जो पेशेंट को इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि पोजीशन, है ना, पेशेंट को पोजीशन दी जाती है, पोजीशन जो रहती है इसके अंदर रिवर्स ट्रेंडेलेनबर्ग, रिवर्स ट्रेंडेलेनबर्ग, रिवर्स ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन दी जाती है, जो सवाल का फेमस, एक बहुत ही फेमस सवाल बनता है एग्जाम का। तो ये कुछ अपन करते हैं किसके अंदर, जीआरडी के अंदर। अब सवाल ने पूछा है कि इसके अंदर क्या क्या अपन करेंगे। ऑप्शन ए कह रहा है कि स्लिप करेंगे सेवरल पिलो पर, पेशेंट को जो है बहुत सारे पिलो पर सुला देंगे। तो अभी हमने कहा कि पेशेंट को सुलाना नहीं है, कुछ टाइम के लिए बिठाना है, तो यहाँ पर ये जवाब तो गलत बन गया। ऑप्शन बी कह रहा है एलिमिनेट कर देंगे कार्बोहाइड्रेट को डाइट से, तो कार्बोहाइड्रेट को तो डाइट में रखना है, फैट को हमेशा एलिमिनेट करना होता है, क्योंकि फैट जो होता है ज़्यादा टाइम के लिए रुकेगा, तो कार्बोहाइड्रेट को रखना है, एलिमिनेट नहीं करना है, तो यहाँ पर ये जवाब गलत बन गया। ऑप्शन सी कह रहा है सजेस्ट करेंगे ग्लास ऑफ मिल्क बिफोर से, सोने से पहले जो है पेशेंट को मिल्क का ग्लास पिलाएंगे। तो मिल्क अगर पिलाएंगे सोने से जस्ट पहले, तो वो भी क्या करेगा, आपके रिफ्लक्स कॉज करेगा, उसको आगे खाली प्रॉपर नहीं होगा। तो यहाँ पर मिल्क भी सोने से पहले नहीं देंगे, कुछ टाइम पहले दे सकते हैं, तो यहाँ पर ये गलत जवाब बनेगा। ऑप्शन डी कह रहा है टेक एंटासिड, जी हाँ बिल्कुल सही जवाब बनेगा। डी जो होता है एंटासिड क्या करेंगे, आपके हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड होता है HCl को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे और डिक्रीज कर देंगे प्रोडक्शन को, जो PPI होती है ना, ये क्या कर देंगे, आपके डिक्रीज कर देंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब बनेगा, टेक एंटासिड्स। हम मूवमेंट करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है गैस्ट्रिक रिसेक्शन में रिजल्टिंग इन फॉलोइंग, गैस्ट्रिक रिसेक्शन अगर किसी पेशेंट का करोगे तो इनमें से क्या प्रॉब्लम हो सकती है ना, क्या क्या इसमें हो सकता है। ऑप्शन ए कह रहा है डायबिटीज इंसिपिडस, ऑप्शन बी कह रहा है डंपिंग सिंड्रोम, ऑप्शन सी कह रहा है इसोफेजियल वेरिसेस एंड ऑप्शन डी कह रहा है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तो देखो ये होता है आपका इसोफेगस, दैट इज द इसोफेगस, ये होता है आपका गैस्ट्रिक, या जिसको हम स्टोमक के नाम से जानते हैं। अगर किसी पेशेंट के अंदर गैस्ट्रिक रिसेक्शन कर देंगे, आगे जो होती है आपकी ड्यूडेनम होती है, जीजोनम वगैरह, इलियम वगैरह, ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन। अब किसी पेशेंट के अंदर मान लीजिए यहाँ पर कोई कैंसरस कंडीशन हो गई, सीवियर पेप्टिक अल्सर हो गए, कुछ भी यहाँ पर प्रॉब्लम हो गई, तो इस स्टोमक को क्या करेंगे, यहाँ से निकाल देंगे। जब इसको निकाल देंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, जब ये यहाँ पर निकल जाएगा तो यहाँ पर एनास्टमोसिस कर देंगे, इस साइड का जो रहेगा ये डायरेक्ट एनास्टमोसिस कर देंगे। ये जो साइड रहती है इसका डायरेक्ट एनास्टमोसिस कर देंगे। जब इस गैस्ट्रिक स्टोमक को निकाल देंगे तो इसको क्या कहेंगे, आपके गैस्ट्रेक्टोमी। गैस्ट्रेक्टोमी का मतलब रिमूवल ऑफ द स्टोमक। उसके अंदर दी गई कंडीशन में से कौन सी कंडीशन हो सकती है, ये सवाल ने पूछा है।
पहला कह रहा है डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस जो होता है आपके एडीएच की कमी के कारण होता है। क्या होता है? डिक्रीज एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो होता है, जो आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो सीक्रेट करती है। एडीएच क्या करता है? आपके वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करता है, वाटर रीअब्जॉर्प्शन रीअब्जॉर्ब करता है आपकी किडनी की जो ट्यूब्यूल्स होती है वहाँ से। तो एडीएच का अगर सीक्रेशन कम रहेगा, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, और जब वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो पेशेंट के अंदर पॉलीयूरिया रहेगा ना, पॉलीयूरिया पॉलीडिप्सिया वो वाली कंडीशन यहाँ पर रहेगी। तो डायबिटीज इंसिपिडस का यहाँ पर गैस्ट्रिक रिसेक्शन से कोई रिलेशन नहीं है, तो यहाँ पर ये गलत आंसर बनेगा। ऑप्शन बी कह रहा है डंपिंग सिंड्रोम। जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा, बी बिल्कुल सही जवाब बनेगा। कैसे बनेगा? डंपिंग सिंड्रोम क्या होता है? डंपिंग सिंड्रोम का मतलब होता है रैपिड एम्प्टिंग, रैपिड एम्प्टी ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट। जब पेशेंट को गैस्ट्रेक्टोमी कर देंगे, जो पेशेंट खाना खाएगा वो क्या करेगा? डायरेक्ट यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर आती है डायरेक्ट ये आपके ड्यूडेनम, जीजनम और इलियम यहाँ पर डायरेक्ट खाली हो जाएगा। जब डायरेक्ट खाली हो जाएगा तो ये क्या करेगा? अब्जॉर्ब हो जाएगा फटाफट और बॉडी से बाहर निकल जाएगा, है ना, पेशेंट की बॉडी से बाहर निकल जाएगा, रैपिड एम्प्टिंग हो जाएगी। उसको क्या कहते हैं? डंपिंग सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। तो गैस्ट्रेक्टोमी का कॉम्प्लिकेशन अगर आपको कोई पूछे तो वो क्या होगा? आपके डंपिंग सिंड्रोम। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब बनेगा। एक होता है इसोफेजियल वेरेसिस। इसोफेजियल वेरेसिस जो होता है वो बेसिकली आपकी इसोफेगस के अंदर क्या होता है कि पोर्टल हाइपरटेंशन के कारण आपकी जो इसोफेगस की वेन होती है यहाँ पर बल्ज हो जाती है, और यहाँ पर ब्लीडिंग करती है। क्या करती है? ब्लीडिंग होती है। उसको कहते हैं इसोफेजियल वेरेसिस, जो गैस्ट्रेक्टोमी के कारण नहीं होता है, आपके पोर्टल हाइपरटेंशन या लिवर सिरोसिस के कारण होता है। यहाँ पर ये भी आंसर गलत बनेगा। एक कह रहा है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का मतलब होता है डिक्रीज होना प्लेटलेट, डिक्रीज प्लेटलेट काउंट, जो आपके डेंगू के अंदर होती है। किसके अंदर? डेंगू। तो यहाँ पर गैस्ट्रेक्टोमी से प्लेटलेट काउंट कम नहीं होंगे। डंपिंग सिंड्रोम की बात करें जब ये कॉज हो जाएगा तो पेशेंट को जो है वीकनेस होगी, वहाँ पर पेशेंट को स्वेटिंग होगी। स्वेटिंग क्योंकि पेशेंट को जो है डायरेक्ट खाली हो जाएगा तो पेशेंट को हाइपोग्लाइसेमिया के सिम्टम भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा, अदर ऑप्शन यहाँ पर गलत रहेंगे। हम मूवमेंट करते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल कह रहा है ए क्लाइंट अंडरगोन्स एन एंडोस्कोपी ऑफ द अपर जीआई ट्रैक्ट, द नर्स केयर प्लान इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन ए कह रहा है एडमिनिस्ट्रिंग एनाल्जेसिक फॉर पेन। ऑप्शन बी कह रहा है विद होल्ड फूड अंटिल गैग रिफ्लेक्स इज प्रेजेंट। ऑप्शन सी कह रहा है पोजीशन इन टू द राइट साइड। ऑप्शन डी कह रहा है ऑब्जर्व क्लाइंट, क्लिक नहीं है, दैट इज द क्लाइंट फॉर रेक्टल ब्लीडिंग। रेक्टल ब्लीडिंग क्या जवाब रहेगा? एंडोस्कोपी क्या होता है? जब किसी पेशेंट के अंदर ऑर्गन या कैविटी को ऑर्गन या कैविटी जो होती है बॉडी की, उसको एक एंडोस्कोप की हेल्प से विजुलाइज किया जाता है, विजुलाइज या एग्जामिन किया जाता है, उसको कहते हैं एंडोस्कोपी, है ना। और अपर जीआई ट्रैक्ट का मतलब होता है आपके माउथ से लगाकर ईसोफेगस, आपका स्टोमक और ड्यूडेनम, उसको अगर विजुलाइज करेंगे उसको कहते हैं अपर जीआई ट्रैक्ट की एंडोस्कोपी, या उसको कहते हैं इसोफेगो गैस्ट्रोड्यूडेनोस्कोपी, है ना। तो ये जीआई ट्रैक्ट की एंडोस्कोपी का दूसरा नाम होता है। अब उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि आपको क्या केयर प्लान बनाना है, यानी कौन सी सावधानी रखनी है, बेसिकली ये सवाल ने पूछा है। तो एंडोस्कोपी के अंदर क्या करेंगे, पेशेंट को माउथ से लगाकर एक एंडोस्कोप को पुट करेंगे, इसोफेगस, स्टोमक और ड्यूडेनम को यहाँ पर विजुलाइज करेंगे। माउथ एरिया को गैग रिफ्लेक्स जो होता है आपका फेरिंग्स होता है, उसको सप्रेस करने के लिए एक स्प्रे किया जाता है जिसको नोवाकेन के नाम से जाता है। क्या कहते हैं? नोवाकेन के नाम से आता है। वो क्या करता है, उसको एनेस्थेटाइज करता है और वहाँ पर उसको सप्रेस कर देता है गैग रिफ्लेक्स को, जहाँ पर पेशेंट को कफिंग ना हो, है ना। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, वो प्रोसीजर होने के बाद में 1 से 2 घंटे तक वो गैग रिफ्लेक्स नहीं आता है। जब गैग रिफ्लेक्स नहीं आएगा तो पेशेंट को जो होता है हम कुछ भी खाना पीना कुछ भी ऑफर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अगर गैग रिफ्लेक्स प्रेजेंट नहीं रहेगा
तो पेशेंट क्या करेगा, एस्पायरेट कर जाएगा और पेशेंट की सडन डेथ हो जाएगी। तो ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट रहता है। ऑप्शन ए कह रहा है एडमिनिस्ट्रेट करेंगे एनाल्जेसिक फॉर पेन, तो दर्द के लिए यहाँ पर कोई दवाई की जरूरत नहीं है क्योंकि पेशेंट को दर्द नहीं होगा। विदहोल्ड करेंगे फूड अंटिल गैग रिफ्लेक्स इज प्रेजेंट, जी हाँ बिल्कुल सही जवाब बनेगा। हम जी हमने पढ़ा कि गैग रिफ्लेक्स जब तक प्रेजेंट नहीं होगा पेशेंट को खाना पीना कुछ भी ऑफर नहीं करेंगे। जब जब गैग रिफ्लेक्स की बात आएगी बिल्कुल सही जवाब बनेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन सी कह रहा है पोजीशन करेंगे राइट साइड के अंदर, तो यहाँ पर एस्पायरेशन का कोई है भी नहीं इशू, तो यहाँ पर राइट और लेफ्ट का कोई कंसेप्ट नहीं रहेगा। ऑब्जर्व करेंगे क्लाइंट को रेक्टल, देखो रेक्टल जब एंडोस्कोपी माउथ से किए तो रेक्टल ब्लीडिंग क्यों असेस करेंगे, रेक्टल ब्लीडिंग हमेशा असेस करते हैं। मान लीजिए कोलोनोस्कोपी होगी, कोलोनोस्कोपी जब पेशेंट की करते हैं तो उसके अंदर कर सकते हैं, एंडोस्कोपी के अंदर इसका कोई कंसेप्ट नहीं है ना। तो ये एक सवाल हो गया। अगला सवाल कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम इज एसोसिएटेड विद अल्सरेटिव कोलाइटिस, विच ऑफ द सिम्टम एसोसिएटेड विद अल्सरेटिव कोलाइटिस, इनमें से कौन सा सिम्टम आपके अल्सरेटिव कोलाइटिस से एसोसिएट होता है। तो देखो अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर क्या होता है, आपके जो इसको एक टर्म पढ़ते हैं इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, IBD के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर दो डिजीज आती है बेसिकली, एक तो होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस, एक होता है आपका क्रोन्स डिजीज, क्रोन्स डिजीज है ना। तो ये दो होती है कंडीशन, इसको इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज के नाम से जानते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर क्या होता है, आपके जो कोलोन होती है, कोलोन का इन्फ्लेमेशन हो जाता है, कोलोन का इन्फ्लेमेशन जो लार्ज कोलोन बेसिकली, और क्रोन्स डिजीज जो होती है बेसिकली माउथ टू लगाकर एनस तक कहीं पर भी अगर आपका इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन होता है वो क्रोन्स डिजीज के अंदर आएगा। सवाल ने पूछा कि कौन सा सिम्टम आपके अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर आएगा। ऑप्शन कह रहा है डंपिंग सिंड्रोम, तो डंपिंग सिंड्रोम जो होता है अभी हमने पढ़ा है किसके अंदर होता है, आपके गैस्ट्रेक्टोमी, गैस्ट्रेक्टोमी जो होता है स्टोमक का रिमूवल उसके अंदर देखा जाता है, यहाँ पर इसका कोई कंसेप्ट नहीं है। एक ऑप्शन कह रहा है सॉफ्ट स्टूल, एक ऑप्शन कह रहा है फिस्टुला, तो सॉफ्ट स्टूल अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर हमेशा सीवियर डायरिया होता है। क्या होता है, सीवियर डायरिया, सीवियर डायरिया होता है। इसके साथ में रेक्टल ब्लीडिंग, रेक्टल ब्लीडिंग होती है साहब, तो बिल्कुल ऑप्शन बी जो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब बनेगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब बनेगा। रेक्टल ब्लीडिंग के साथ में सीवियर डायरिया, रेक्टल ब्लीडिंग, पस आएगा और आपके म्यूकस का भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस की जब भी बात आती है तो पेशेंट के अंदर सीवियर एक तो डायरिया रहेगा, आपके रेक्टल ब्लीडिंग रहेगी, पस और म्यूकस भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिस्टुला जो होते हैं आपके क्रोन्स डिजीज के अंदर बन सकते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर आंसर नहीं बनेगा। तो ऑप्शन यहाँ पर भी बिल्कुल सही जवाब बनेगा। अगला सवाल हम मूवमेंट करते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल कह रहा है यू आर असेसिंग द पेशेंट फॉर द एक्यूट पैनक्रेटाइटिस फॉर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ पैरालिटिक इलियस, द की सिम्टम इंडिकेटिंग दिस कॉम्प्लिकेशंस। ऑप्शन ए कह रहा है रिकरेंट वॉमिटिंग, ऑप्शन बी कह रहा है एब्डोमिनल पेन, ऑप्शन सी कह रहा है इनएबिलिटी टू पास फ्लैटस और ऑप्शन डी द वाटरी डायरिया। एक्यूट पैनक्रेटाइटिस का कोई पेशेंट है, उसका कॉम्प्लिकेशन क्या हो गया, आपकी पैरालिटिक इलियस है ना। अब पैरालिटिक इलियस के अंदर इनका कौन सा इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम रहेगा जो ये इंडिकेट करता है कि ये कॉम्प्लिकेशन जो पैरालिटिक इलियस है ये हुआ है। सवाल ने ये पूछा है। ऑप्शन ए कह रहा है रिकरेंट ब्लीडिंग, एब्डोमिनल पेन, इनएबिलिटी टू पास फ्लैटस एंड ऑप्शन डी द वाटरी डायरिया। क्या जवाब बनेगा। पैरालिटिक इलियस जो होता है प्यारे दोस्तों, उसके अंदर क्या होता है, आपकी जो इंटेस्टाइन होते हैं ना, इंटेस्टाइन की जो स्मूथ मसल्स होती है, उनका क्या हो जाता है, पैरालिसिस। नर्व की वजह से नर्व का कंप्रेशन हो जाता है, नर्व इंजरी की वजह से क्या होता है, कंप्रेशन की वजह से पैरालिसिस हो जाता है आपके इंटेस्टाइन की स्मूथ मसल्स का। जब इंटेस्टाइन की स्मूथ मसल्स का पैरालिसिस हो जाएगा तो आपके डिक्रीज हो जाएगा, तो इंटेस्टाइन की मूवमेंट ही पैरालाइज हो जाएगा, तो क्या इंटेस्टाइन का मूवमेंट कम हो जाएगा, है ना, डिक्रीज मूवमेंट। और उस मूवमेंट डिक्रीज होने को हम कहते हैं डिक्रीज बाउल साउंड। बाउल साउंड कम हो जाएंगे, बाउल साउंड कम हो जाएंगे तो आपके जो पेरिस्टाल्टिक कम हो जाएंगे बेसिकली ना। पेरिस्टाल्टिक जब कम हो जाएंगे तो पेशेंट का जो इंटेस्टाइन का जो कंटेंट है, मैटर है, या जो गैसेस है वो आगे पास नहीं हो पाएंगी, तो नॉट गैसेस पास, नो गैस पास या नो स्टूल। और जब स्टूल या इंटेस्टाइन का कंटेंट आगे नहीं जाएगा तो पेशेंट का एब्डोमेन जो होता है, एब्डोमेन क्या रहेगा, डिस्टेंशन रहेगा, डिस्टेंशन मतलब फूला फूला रहेगा, पेट भारी भारी लगेगा पेशेंट को।
तो सवाल क्या रहा है, abdominal पेन रहेगा, रिकरेंट वॉमिटिंग रहेगा, इनेबिलिटी टू पास फ्लैटस एंड वाटी डायरिया। तो देखो वॉमिटिंग यहाँ पर नहीं रहेगी, है ना, वॉमिटिंग का यहाँ पर कंसेप्ट नहीं है, लोअर जीआई ट्रैक्ट से है। पेन यहाँ पर हो सकता है, लेकिन की सिम्टम पूछा है, की का मतलब होता है ज़रूरी यही होता है, ये मिल गया तो बाकी सब आ गए। तो पेन यहाँ पर गलत जवाब बनेगा। इनएबिलिटी टू पास फ्लैटस, जी हाँ ये यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर बनेगा। डिक्रीज पेरिस्टाल्टिक की वजह से इंटेस्टाइन का या स्मूथ मसल्स का पैरालिसिस हो जाएगा, उसकी वजह से पेशेंट जो होता है आपके फ्लैटस पास नहीं कर पाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर सिम्टम आपको पैरालिटिक इलियस का पूछे तो इनएबिलिटी टू पास फ्लैटस बिल्कुल सही जवाब बनेगा। डायरिया यहाँ पर नहीं रहेगा, कॉन्स्टिपेशन यहाँ पर रहेगा। क्या रहेगा? कॉन्स्टिपेशन। तो ऑप्शन सी रहेगा बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर। अगला सवाल कह रहा है स्टोमेटाइटिस रेफर्स टू द इन्फ्लेमेशन ऑफ द, स्टोमेटाइटिस का इन्फ्लेमेशन जो इन्फ्लेमेशन होता है स्टोमेटाइटिस किसका होता है बेसिकली, ये सवाल ने पूछा है। ऑप्शन ए कह रहा है इन्फ्लेमेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द इसोफेगस, ऑप्शन बी कह रहा है म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द माउथ, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द नेजोफेरिंक्स, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द स्टोमक। क्या जवाब होगा? इसोफेगस, नेजोफेरिंक्स या स्टोमक, बिल्कुल तीनों गलत जवाब बनेंगे। ऑप्शन बी म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द माउथ जो रहेगा बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब बनेगा। अगर माउथ की म्यूकस मेम्ब्रेन का इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो उसको किस नाम से जानेंगे? उसको कहते हैं अपन स्टोमेटाइटिस। क्या कहते हैं? स्टोमेटाइटिस। बाकी सारे ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए है। तो माउथ का इन्फ्लेमेशन इज देयर आल्सो नोन एज स्टोमेटाइटिस। नेक्स्ट सवाल कह रहा है ए क्लाइंट डायग्नोस्ड विद GERD इज ग्रेटर रिस्क फॉर विच डिजीज। एक क्लाइंट है जो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज का है, वो किसकी कंडीशन रिस्क पर ज्यादा है ना? ऑप्शन ए कह रहा है हाइटल हर्निया, ऑप्शन बी कह रहा है आपके गैस्ट्रोएंटेराइटिस, ऑप्शन सी कह रहा है इसोफेजियल कैंसर एंड ऑप्शन डी कह रहा है गैस्ट्रिक कैंसर। अभी हमने पढ़ा था कि जो GERD होती है प्यारे दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है, ये आपका इसोफेगस होता है, ये आपका गैस्ट्रिक स्टोमक होता है। यहाँ पर जब ये लोअर इसोफेजियल वॉल स्फिंक्टर लूज हो जाएगा तो जो स्टोमक कंटेंट है जिसके अंदर HCl रहता है, ये बार बार यहाँ पर इरिटेट करेगा, बैक फ्लो रहेगा। जो बैक फ्लो रहेगा ये यहाँ पर इरिटेशन कंटिन्यूसली कॉज करेंगे। तो इससे लॉन्ग टर्म क्या डिजीज हो सकती है, ये सवाल ने पूछा है। हाइटल हर्निया का मतलब होता है ये जो आपने कंडीशन यहाँ पर बनाई है, यहाँ पर एक और होता है डायफ्राम होता है आपका, डायफ्राम के अंदर और आपका जो स्टोमक एरिया है ये यहाँ पर बल्ज हो जाए या प्रोट्रूड हो जाए डायफ्राम से ऊपर, उसको कहते हैं हाइटल हर्निया। तो ये यहाँ पर कंडीशन नहीं बनेगी। ओबेसिटी हो गया, एब्डोमिनल प्रेशर ज़्यादा हो गया, उसके वजह से ये कंडीशन हो सकती है। तो हाइटल हर्निया यहाँ पर बिल्कुल गलत आंसर बनेगा। गैस्ट्रोएंटेराइटिस जो होता है आपका गैस्ट्रिक के अंदर आपका इन्फेक्शन हो जाता है या फूड पॉइजनिंग की वजह से कुछ हो जाता है तो उसकी वजह से गैस्ट्रोएंटेराइटिस होता है। GERD के अंदर ये नहीं होता है ना। एक होता है इसोफेजियल कैंसर, जी हाँ बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है इसोफेजियल कैंसर। देखो HCl का जब क्रोनिक एक्सपोजर रहेगा आपके इसोफेगस के ऊपर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है इसका क्रोनिक एक्सपोजर यहाँ पर कंटिन्यूसली रहेगा, तो यहाँ पर क्या होगे आपके इसोफेगस के अंदर भी अल्सर हो जाएंगे और इसोफेगस के अल्सर कंटिन्यूस अगर रहेंगे तो वो कैंसर का कारण बन सकते हैं, जिसको अपन एक टर्म से जानते हैं जिसको क्या कहते हैं, बैरेट इसोफेगस। बैरेट इसोफेगस एक कंडीशन होती है जो क्या होती है आपके कैंसर होती है ना, कैंसरस कंडीशन होती है आपकी इसोफेगस की। तो इसोफेजियल कैंसर यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब बनेगा। गैस्ट्रिक कैंसर यहाँ पर गलत जवाब है GERD के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो GERD का कोई क्लाइंट है उसको इसोफेजियल कैंसर होने की चांसेस हमेशा ज्यादा रहते हैं। और लास्ट सवाल कह रहा है पेन, रेडनेस, वार्म, स्वेलिंग ऑफ द नी जॉइंट इन द पेशेंट इंडिकेट। अगर किसी पेशेंट को रेडनेस है, वार्म है, पेन है, स्वेलिंग है नी जॉइंट के अंदर, तो वो क्या इंडिकेट करता है? इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन है, थ्रोम्बोसिस है या डीजेनरेशन है। ये इन्फेक्शन यहाँ पर गलत जवाब बनेगा, इन्फ्लामेशन बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर बनेगा। थ्रोम्बोसिस का मतलब होता है क्लॉट फॉर्मेशन, क्लॉट फॉर्मेशन, और डीजेनरेशन जो होता है एज की वजह से उसके अंदर डीजेनरेटिव चेंजेस होते हैं। इन्फेक्शन अंदर पेशेंट का जो होता है हमेशा फीवर रहता है ना, फीवर वाली कंडीशन रहती है, WBC काउंट हमेशा बड़े रहते हैं, टेकिकार्डिया रहता है। वो सिम्टम अगर कि पेशेंट को होते हैं उसको इन्फेक्शन के अंदर काउंट करेंगे। इन्फ्लेमेशन के हमेशा कार्डिनल साइन आपके पेन रहेगा, रेडनेस रहेगा, वार्म, स्वेलिंग रहेगी, है ना। क्या रहेगा? पेन, पेन हो गया आपके, रेडनेस हो गई, वार्म हो गया,
और आपके जो स्वेलिंग हो गया, एक होता है लॉस ऑफ फंक्शन, लॉस ऑफ फंक्शन। अब ये जो पेन रेडनेस जो लिखे हैं ये क्या होते हैं, क्लिनिकल हॉलमार्क्स, इनको कहते हैं क्लिनिकल हॉलमार्क्स होते हैं किसके, इन्फ्लामेशन के। इन्फ्लामेशन के क्लिनिकल हॉलमार्क्स को नाम पूछे वो क्या होते हैं, ये 5 सिम्टम होते हैं। अब इनको दूसरे नाम से भी जानते हैं, इनको क्या कहते हैं, दूसरे नाम से जानते हैं। पेन को कहते हैं डोलार, पेन को डोलार कहते हैं। रेडनेस को जो होता है रिबोर कहते हैं। वार्म जो होती है इसको कैलोर के नाम से जानते हैं। स्वेलिंग जो होती है इसको ट्यूमर के नाम से जानते हैं। और ये जो लॉस ऑफ फंक्शन है इसको लॉसा फंक्सियोलोसा के नाम से जानते हैं। तो पेन रेडनेस, पेन को डोलार कहते हैं, रिबोर रेडनेस को कहते हैं, कैलार वार्म्स को कहते हैं, तो ट्यूमर स्वेलिंग को कहते हैं, और लॉस ऑफ फंक्शन को लॉसा फंक्शिया के नाम से, फंक्सियोलोसा के नाम से जानते हैं, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहता है आपके इंफ्लेमेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब बनेगा, बाकी ऑप्शन सारे गलत है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज हमने डिस्कस किए, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो बने रहेगा कंटिन्यूसली। अगर आपको लगता कि 1% भी बेनिफिट हुआ है आपको, तो इस वीडियो को, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुँचाए, ताकि अगले वाले की भी थोड़ी हेल्प हो जाए। हम रुकते हैं यहीं पर, बनते हैं, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।